हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो सबके एग्ज़ाम आ गए हैं और टेंशन बढ़ रही है क्योंकि पिछला जो साल रहा है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है, तैयारी भी नहीं हुई होगी। +1 क्लास है, चील मारने की क्लास है, पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, सागर सर आपके साथ हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप सबके बीच में लेकर आ रहे हैं। 25 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। जैसा कि हमारी पहचान है कम समय में ज़्यादा देना, तो वही आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 25 मिनट्स आप सब चीज़ों को छोड़ करके अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर, तो आपका सारा का सारा चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारी चीज़ क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीज़ जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। 40 मिनट्स यहाँ पर लिखा है बट 40 मिनट्स नहीं होगा, 25 मिनट्स में ही, 30 मिनट्स में ही हम इसको फिनिश कर देंगे। तो जनरली फर्स्ट थिंग अगर हम आगे बढ़ें तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन क्या होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे। सर रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड कितनी है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है और बैकवर्ड आने की स्पीड भी ज़्यादा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दिस इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। दूसरी बात है, इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई क्लोज सिस्टम होगा। आपको पता है ना, ओपन सिस्टम में कैसे हो सकता है इक्विलिब्रियम। मान लो ये ओपन सिस्टम है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो बल्कि गैस सारी उड़ी जाएगी। मान लो हम इसको ये टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। कंडेंसेशन मतलब जो गैस उड़ रही है वो लिक्विड में दोबारा बदलनी चाहिए। यहाँ कैसे होगा, वो गैस तो उड़ी गई, वो हमें क्लोज वेसल लेना पड़ेगा तभी हम कंडेंसेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि हमारा क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन होनी चाहिए, और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट सेम होने चाहिए। तो हमारा जो वेसल है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इट इज़ डायनामिक। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है, ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम रेस्ट पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा आएगा चलते चलते, जब आप चल रहे हैं तब इक्विलिब्रियम आएगा, रेस्ट पे कभी भी नहीं आएगा। जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि एक मॉल है, एक मॉल में यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो अंदर शॉपिंग चल रही है, 50 लोग यहाँ जा रहे हैं, 85 लोग उसी टाइम निकल भी रहे हैं, फिक्स है, 50 जाएंगे 50 निकलेंगे। ये मॉल हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पर है। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब वो बचपन में जो गेम खेलते थे स्टैचू वाली वो है? नहीं नहीं, वो नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम चलते चलते आएगा, जब हम काम कर रहे होंगे, शॉपिंग चल रही होगी, पैंट शर्ट्स शूज़ खरीद रहे होंगे, चलते चलते इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इट इज़ डायनामिक। फर्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होगी। सर रिवर्सिबल का मतलब क्या है? भाई मैंने बोला ना, दोनों तो रेट इक्वल होने चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जब ये दोनों रेट इक्वल होंगे तभी हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, तो रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होनी चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता, इक्विलिब्रियम आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑल मेजरेबल क्वालिटीज़, आइदर यू से दैट क्वांटिटीज़ आर एट कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है ख़त्म हो जाए, कांस्टेंट होने का मतलब है एक पॉइंट पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम हमारा आ गया। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरह का, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से गैस बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड से गैस बनना, सॉलिड से गैस बनना, दीज आर नॉन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई स्टेट चेंज हम नहीं देखेंगे उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो 5 तरह का फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन और गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड का मतलब हम लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक ही लॉ से होती है, उसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। पढ़ा ना आप सबने? नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, अभी आगे आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे डिसोसिएशन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ को समझेंगे। ये तो पता है हमें, रेट जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। ध्यान से देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ फर्स्ट वाले ग्राफ में चेक करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, कंसंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम है।
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। इक्वल कब होगी? कंसंट्रेशन इक्वल मतलब कांस्टेंट, नॉट इक्वल। दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कब होगी? इस पॉइंट पे होगी। इस पॉइंट पे होने का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन एक समान चल रही है। एक समान मतलब इक्वल नहीं, कांस्टेंट हो गई है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। जैसे यहाँ देखो, ये एक और ग्राफ बन सकता है, इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों ही क्या हो गई? इक्वली हो गई, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। या फिर हम ये बोले, जब रेट इक्वल हो जाए, रेट इक्वल होने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जब ये इक्वल हो जाए तब भी हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है जी। ग्राफ से पेपर में क्वेश्चन आना है, तो ग्राफ हमें अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ तो यही बोलता है, जो पीछे पुरानी बातें पढ़ी हैं, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि मान लो ये रिएक्शन है, A + B गिव राइज टू C + D, तो हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी हम ये ब्रैकेट बनाते हैं ना, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज नॉन एज Kc। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे एक Kp भी होता है, Kp भी होता है जब वो गैस में होता है। ठीक है, गैस में हम देखेंगे तो Kp लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड की कोई रिएक्शन आए, जैसे मान लो CaCO3 CaO + CO2, यहाँ गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये भी सॉलिड है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली मान लो Kc है, वो केवल गैस पर ही डिपेंड करेगा, सॉलिड पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। तो सॉलिड वालों को हमने 1 मानना होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉलिड वालों को 1 क्यों मानना होता है? क्योंकि सॉलिड में तो एक चीज़ होता है एक्टिव मास, वो इनका कांस्टेंट रहता है, वो इनका चेंज नहीं होता। सॉलिड का एक्टिव मास पूरी रिएक्शन में सेम ही रह रहा है, इसलिए हम इनको 1 ले लेते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं गिनते। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिटवीन Kp Kc, तो फॉर्मूला याद कर लो भाई, Kp = Kc RT डेल्टा N। सर Kp क्या है? पीछे बताया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। व्हाट इज R? हाँ, यहाँ R में कन्फ्यूजन रहती है। R होता है गैस कांस्टेंट, है ना, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लें सर? बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन है, वैल्यू क्या लें? R की वैल्यू लेनी है 8.314 या फिर 25/3, इनमें से कोई एक वैल्यू लेनी है। बट ये वैल्यू हमने कब लेनी है? जब हम कोई जूल पर, मतलब एनर्जी निकाल रहे हैं जूल पर, जब एनर्जी निकाल रहे हैं जूल वाली, तो ये लेनी है। अगर किलो जूल की एनर्जी निकाल रहे हैं तो 25/3000 हो जाएगा, 25/3000 हो जाएगा। और वैसे अगर हम R की वैल्यू पुट करें, वो होती है 0.0821। जब हम प्रेशर ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, तो 0.0821, 0.0821 को बोलते हैं 1/12, और 8.314 को बोलते हैं 25/3। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो क्या है? जैसे हम A से B जा रहे हैं, अब हम B से A हो गए, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होगा? यस, ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होगा। पहले इक्विलिब्रियम K1 है, अब हम उल्टे हो गए तो इक्विलिब्रियम भी 1 में चला गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है जब रिएक्शन रिवर्स होती है, सबको पता होगा। जैसे यहाँ n लगाए, हमने A से B जा रहे थे, हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी पावर में क्या चला जाएगा? n चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा A से B जा रहे थे, हमने डिवाइड कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा? पावर में क्या चला जाएगा? डिवाइड चला जाएगा। अच्छा, Kc की यूनिट क्या होगी? यूनिट तो भैया वही है ना, हम क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं ना, ऐसे करके कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख रहे हैं। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, दिस इज द कंसंट्रेशन। ओके, तो मोल अपॉन लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मतलब वही प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस में रिएक्टेंट के गैसियस मोल। अब आता है मेन चीज़, वो होते हैं न्यूमेरिकल। तो 5 केस बने हैं, मेनली 5 केस है जिसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, 1 मिनट रुकेंगे,
मैं चार्जर वायर लगा दूँ लैपटॉप की, नहीं तो हमारी क्लास बीच में ही डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल्स करने के लिए तो भैया पेशेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, केवल वो देखते रहते हैं, सर हमने पढ़ लिया, हमने क्वेश्चंस को क्या कर लिया, देख लिया, उससे कुछ नहीं होगा। देखने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। एग्जैक्ट वे में हमें इसको सॉल्व करना है अगर, तो हमें प्रॉपर ढंग से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, नई स्लाइड पे ले चलते हैं आपको, नई स्लाइड पे ले चलते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, केस 1 मानते हैं, चलो केस 1 क्या है, मान लो ए से हम बी जा रहे हैं, दिस इज द केस 1, ए से हम जा रहे हैं बी पर। तो हमें क्या करना है, इनिशियल की वैल्यू दे रखी होगी, मतलब ए कितना है, 2 मोल है या 0 मोल है, वो वैल्यू हमें दे रखी है। 2 मोल हमने इनिशियल ले लिया, बी को हमने माना 0, फाइनल पर कितना होगा 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास x। ये x क्या है, जितना रिएक्टेंट में से, इस x को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट में से आप माइनस कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा। जैसे 2 माइनस एक्स कर रहे हैं तो x हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम, ये फाइनल मतलब ये एट इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन है। तो भैया कितना आ गया, केसी आ गया x अपॉन में 2 माइनस एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केसी। तो केसी जब हम निकालना है तो हमने इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन लेनी है, एट इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को हमेशा मेज़र करना है। ये तो सिंपल हो गया। मान लेते हैं यही रिएक्शन अब ऐसी होती, 2A से B जाते हैं हम, तो इनिशियल हमें दिया होता मान लो इसी के 2 मोल, ये दिए होंगे, और B हमारा होता 0, तो फाइनल पे क्या हो जाता, फाइनल पे हो जाता है ये 2 माइनस में 2x, और यहाँ हो जाता x। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है x अपॉन में 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये 2 लगा हुआ है ना, और ये 2 होल स्क्वायर में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पे जितनी कंसंट्रेशन है वो हमने लेनी है ओनली गैस की। अगर ये सॉलिड होता ना, ये सॉलिड होता, फिर ये ना लेते, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता के सी इज इक्वल टू एक्स, बस के सी इज इक्वल टू एक्स आता, क्योंकि ए हम नहीं लेते फिर, क्योंकि ए तो हमारा सॉलिड है, वो तो लेना नहीं हमने। क्यों नहीं लेना सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, केस सेकेंड। अच्छा, अभी तो हमें क्या गिवन थी, अभी तो हमें सीधा कंसंट्रेशन गिवन थी। अभी हमें क्या होंगे, मोल्स गिवन होंगे। जैसे मान लो यही रिएक्शन है, ए गिव राइज टू बी, इनिशियल टाइम पर ए के मोल हमें पता है कितने हैं, 1 है, दिस इज द मोल। पहले जो 2 और 1 लिख रहा था, ये जो मैं 2 और 1 लिख रहा था, ये 2 मैंने लिखा, दिस इज नॉट अ मोल, दिस इज मोलैरिटी, पूरा m मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। अब की बार ये मोल है, तो नेचुरल सी बात है, अगर हमें मोल दिए हैं तो हम उसकी कंसंट्रेशन बना लेंगे। लीटर भी दिए होंगे, फिर जैसे 1 मोल दिया हुआ है इनिशियल, तो इसके अपॉन में 10 लीटर भी क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन लेनी होती है, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी लेनी होती है। तो इसलिए 1 अपॉन में 10 लीटर, बी कितना होगा हमारा, 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या हुआ है, दिस इज द मोल और कंसंट्रेशन, तो केसी कितना आ जाएगा, केसी आ जाएगा x अपॉन में 0.1 माइनस में x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केसी। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस इज द केस सेकंड, ये हमारा क्या है, केस सेकंड है, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब केस थर्ड में क्या हो सकता है, केस थर्ड में क्या हो सकता है, मान लो ऐसे ही कोई क्वेश्चन है, मान लो ये रिएक्शन में लिखता हूँ, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ये इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, याद है आपको, दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो एट इनिशियल, तो इनिशियल पे मान लो इसके 1 मोल दिए हैं,
दिस इज द मोल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ मोल दी। अगर मोल दिया तो आप कंसंट्रेशन बनाएंगे कैसे? वॉल्यूम से डिवाइड करके। वॉल्यूम दी होगी सर, बिल्कुल दी होगी, बिल्कुल दी होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इनिशियल 1 मोल है, ये कितने हैं मान लेते हैं ये भी 1 मोल है, ये कितने हैं 0 एट इक्विलिब्रियम। तो जब हम इक्विलिब्रियम में चलेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3x और ये आ जाएगा 2x, दिस इज द 2x। तो कैसे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 3x का क्यूब, ये आ जाएगा। तो मतलब आई मीन टू से कि जब भी हमें क्या करना है, केसी निकालना है, तो केसी ऑलवेज निकलेगा एट इक्विलिब्रियम। केसी निकलेगा एट इक्विलिब्रियम मीन्स यू हैव टू फाइंड द केसी ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो दिस इज द केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 एक और बनता है, वो होता है प्रेशर, मतलब गैस के केस में। इफ़ यू हैव द गैसियस रिएक्टेंट, इफ़ यू हैव द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास गैस होगा, जैसे मान लो H2 गैस, Cl2 गैस है ना, और HCl भी हमारे पास गैस ही है यहाँ पर। तो इस केस में Kc तो नहीं निकलेगा, इस केस में क्या निकलेगा, Kp निकलेगा। तो Kp कितना होगा, HCl का स्क्वायर अपॉन में H2 और Cl2, दिस इज द Kp। अब Kp के लिए हमें प्रेशर दिया होगा, नेचुरल सी बात है, प्रेशर दिया होगा, और Kc के लिए हमें क्या दिया होगा, कंसंट्रेशन दिया होगा। तो इस चीज़ का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है Kp Kc में। और Kp Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, ये तो सबको पता ही है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। हाउ यू फाइंड द Kp विद द हेल्प ऑफ Kc, हाउ यू फाइंड द Kp विद द हेल्प ऑफ Kc, तो ये तो हम सब जानते ही है ना कि हाउ यू फाइंड द Kp। तो Kc अगर हमें दिया होगा, Kc अगर हमें दिया होगा तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं। अच्छा डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n होता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस में गैसियस रिएक्टेंट। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी के लिए मैं कॉन्सेप्ट जस्ट समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट टॉपिक बचता है, दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये बोलता है जहाँ पर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम का मूव कर जाता है। इक्विलिब्रियम वहाँ क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। जहाँ पर कमी है वहाँ पर इक्विलिब्रियम चला जाएगा। जैसे A प्लस बी गिव राइज टू AB, और अब मैं आपसे बोल दूँ कि B की कंसंट्रेशन हमने कम कर दी, अब यहाँ कमी होगी क्योंकि हमने B की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 3 फैक्टर होते हैं बस, एक होते हैं कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई इक्विलिब्रियम वहाँ पर शिफ्ट। दूसरा फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हम Kp Kc डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू AB और प्लस में हीट है, इसका मतलब दिस इज द एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पर हीट क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो हीट भी बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ कमी है, मतलब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। अगर यही रिएक्शन में ऐसे लिखता A प्लस बी हीट और AB, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई हीट, तो जहाँ हीट होगी टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि वहाँ कमी होगी ना, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला हमें याद करना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब जैसे मान लो ये रिएक्शन है 3H2 2NH3, दिस इज द हेबर्स प्रोसेस। तो अगर मैं यहाँ प्रेशर बढ़ाऊँ तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है वहाँ पर इक्विलिब्रियम चला जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, रिएक्टेंट में तो 4 है, 1 और 3 4 है,
प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, 2 की तरफ। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। और लास्ट हमारा बचता है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एन है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है कि रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा है, प्रोडक्ट में तो 2 है, रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, तो मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने पर जहाँ एन ज़्यादा है, मोल ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो पूरे इस केमिकल इक्विलिब्रियम में ओनली 4 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एक KP/KC में रिलेशन, जो पीछे फार्मूला बताया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक सारी, इन मल्टीप्लाई करेंगे पावर में जाएगा, डिवाइड करेंगे पावर में जाएगा। थर्ड, लीच-एटलियर प्रिंसिपल, प्रेशर करें वॉल्यूम करें क्या चेंज होगा, क्या घटे बढ़ेगा, दिस इज द लीच-एटलियर प्रिंसिपल। एंड द फोर्थ वन इज, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालते कैसे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना काम अगर हम कर लें तो होप सो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी है, दिस इज़ फॉर इंट्रोडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे कंप्लीट न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो नेक्स्ट मिलते हैं आप सबसे। तो अभी इतना आप तैयार कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।